मधु अजित को शादी करने से बार बार मना कर रही होती है। क्या हुआ मधु, हम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर तुम मुझसे शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो। अजित, ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी एक सच ही है कि मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और शादी के बाद कोई भी लड़की अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती है। हर किसी को अपनी माँ, परिवार छोड़ना ही होता है। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ना मैं तुम्हें कभी अकेला होने दे सकता हूँ और ना ही तुम्हारी माँ को। मैं सब अच्छे से संभाल लूँगा। और तुम्हारा परिवार? देखो अजीत, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले तो नहीं जानते ना मेरे बारे में, तो फिर वो मुझे और मेरी माँ को कैसे अपना सकते हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मधु अजित की बात मान लेती है और वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अजित मधु और उसकी माँ सरिता को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ अजित की माँ सुहासिनी और भाभी प्रेमा सोफे पर बैठी होती हैं। माँ, भाभी, ये मधु है और ये मधु की माँ। मधु और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बिना बताए ही शादी कर ली। देवर जी, आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हो तो इसमें हमें क्या एतराज़ होता? अगर आप हमें बता देते इन सब के बारे में तो हम आपकी शादी बहुत धूमधाम से करवाते ना। सच में आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? एतराज़ कैसा? अरे मेरे बेटे को किसी लड़की से इतना प्यार है कि वो उसे शादी करके घर ले आया, तो हम इस बात में एतराज़ करके कर भी क्या लेते? वैसे भी लड़की तो चांद का टुकड़ा है। मेरे मुंह की बात छीन ली माँ जी आपने। मैं भी यही कहने वाली थी। देवरानी तो बहुत सुंदर लाए हैं देवर जी। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी तो इन दोनों ने कर ली है, मेरी देवरानी की माँ भी यही है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों बाद घर में कोई पार्टी या फंक्शन रखते हैं जो इनकी शादी की खुशी में होगा। अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जा, पहले बहू और उसकी माँ को कमरे में लेकर जा, दोनों थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। प्रेमा अपनी देवरानी और उसकी माँ को कमरे में लेकर चली जाती है और वो दोनों आराम करने लग जाते हैं। अभी तक प्रेमा को ये नहीं पता था कि उसकी देवरानी की माँ यही घर में रहने वाली है। कुछ दिनों बाद अजित और मधु की शादी के लिए फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। फंक्शन होने की कुछ दिन बाद प्रेमा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी मधु की माँ सरिता रसोई में पानी लेने आती है। आंटी जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? आपको यहाँ आए इतना समय हो गया, अब तो आपकी बेटी के लिए जो फंक्शन था वो भी हो गया, अब आपका यहाँ से जाने का कुछ मन है या नहीं? यहाँ से जाना? देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माँ तो अपनी बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीती और आप तो यहाँ इतने दिन रुक गई हो। मैं समझ सकती हूँ कैसा लग रहा होगा आपको। प्रेमा जानबूझकर सरिता को नीचे दिखा रही होती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ दीदी से बात कर रही हो और मैं कब से आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ। अच्छा हुआ देवरानी जी आप यहाँ आ गई। मैं अभी आपकी माँ को यही समझा रही थी कि अपने ही घर में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही दीदी। इतने टाइम से मेरा और माँ का कोई ऐसा ठिकाना ही नहीं था जिसे हम अपना घर कह सकें, लेकिन जब से अजित से शादी हुई है तब से हमारे सर पर भी छत आ गई है। मधु को नहीं पता था कि उसकी जिठानी मन ही मन अब उससे जलने लगी है, इसलिए अब प्रेमा मधु के पीठ पीछे कोई ना कोई चाल चलती रहती और सरिता को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुहासिनी और प्रेमा दोनों बैठे होते हैं। तभी वहाँ सरिता आ जाती है। अरे सरिता बहन जी, आप आइए ना, हमारे साथ बैठिए। हाँ हाँ, बैठिए ना सरिता आंटी। वैसे माँ जी, आपको पता है? क्या पता होना चाहिए मुझे? हमारे पड़ोस में जो रंजू रहती है ना, अपनी माँ के साथ उसने इतनी चालाकी दिखाई। चालाकी? कैसे चालाकी? क्या कर दिया उसने? अरे उसने एक लड़का फंसाया जो बहुत ही अच्छा खासा अमीर घर का था, उससे शादी की और अब उस लड़की के साथ अपनी माँ को लेकर रहने लगी।
कुछ ही दिनों में लड़की की माँ को ही उसके घर से निकाल दिया गया। अब बताओ, बेचारी उस लड़की की माँ, बहू को तो अपनाया, उसकी माँ को भी अपनाया, लेकिन रंजू ने क्या किया देखो। अरे ये तो बहुत ही गलत किया रंजू ने। शक्ल से तो बहुत शरीफ लगती थी, मुझे नहीं पता था क्या ऐसी निकलेगी। माँ जी, शक्ल से भोले दिखने वाले लोग ही दिल से कपटी होते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी देवरानी की माँ सरिता आंटी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है यहाँ। क्या सरिता आंटी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। अरे बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, किसी की मदद करो तो वो तो हमारी ही जान ले ले। अरे तभी तो इसे कलयुग कहते हैं। प्रेमा बार बार सरिता को एहसास दिला रही थी कि वो अपनी बेटी के ससुराल में रह रही है। ये बात सरिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था, इसलिए वो वहीं रह रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो प्रेमा सरिता के कमरे में झाड़ू लेकर जाती है और सरिता को उठाने लगती है। अरे उठिए आंटी, कब तक सोती रहेंगी? क्या हुआ बेटा, कुछ काम था क्या? मैं तो बस अभी लेटी ही थी, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। मुफ्त का मिल रहा है ना जब सब कुछ, तो आँख तो लगी जाएगी। अच्छा, अब ना बहुत सो लिया आपने, उठ जाओ और ज़रा झाड़ू लगा दो। या आराम से पड़ी रहती हो, कम से कम हाथ पैर तो चला लो, वरना जंग लग जाएगा, जंग। ठीक है बेटा। प्रेमा सरिता से ज़बरदस्ती झाड़ू लगाने को कहती है। सरिता झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहाँ मधु आ जाती है। अपनी माँ को झाड़ू लगाते हुए देखकर मधु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो प्रेमा के पास जाती है। दीदी, ये क्या है? यहाँ मेरी माँ झाड़ू लगा रही है और आप आराम से बैठिए। थोड़ी तो शर्म कर लो, मेरी माँ आपकी भी माँ जैसी ही है, फिर भी आप ये सब कैसे देख सकती हैं? अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इतना भड़क रही हो? झाड़ू ही तो लगा रही है तुम्हारी माँ, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? जब हम अपनी सास से कोई काम नहीं करवाते तो आप मेरी माँ से कैसे काम करवा सकती हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ जी का तो ये घर ही है, लेकिन तुम तो अपनी माँ को दहेज में लाई हो ना। देखो, मेहमान घर में बस 1-2 दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वही मेहमान घर में बस जाए तो दिक्कत देने लगते हैं हमें। मेरी माँ कोई मेहमान नहीं है इस घर में, जैसे इस घर के बाकी सदस्य हैं वैसे ही मेरी माँ भी है। अच्छा, ऐसे तो मेरी भी माँ है ना, तो मैं तो तुम्हारी तरह अपनी माँ को घर नहीं लेकर आती। लेकिन यहाँ ना तो तुम्हें शर्म है और तुम्हारी माँ को। तुम अपनी माँ को यहाँ बिना किसी शर्म के लिए आई, और तुम्हारी माँ भी अपनी बेटी के ससुराल में चली आई। मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, और ऐसी हालत में मैं भी उन्हें अकेला छोड़ दूँ तो उन पर क्या बीतेगी? वैसे भी जब मेरी सास या पति को परेशानी नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? मुझे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये घर बस तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि मेरा भी है। अपनी माँ को लाई हो तो भेजना भी होता है वापस इन्हें। आई बात समझ में? दीदी, अब आप बस कर, मधु सही ही तो बोल रही है। कहते हैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। और मैं तो फिर भी यहाँ रह रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मुझे सुनने को मिलेगा ही। पर तुझे अब मेरी कसम है, अपनी जेठानी से बहस मत कर ज़्यादा। मधु अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन मधु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अब प्रेमा भी दिन ब दिन ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर करती जिससे सरिता और मधु को बुरा लगे। दिन निकल रहे थे और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद सरिता एक चिट्ठी लिखकर वहाँ से चली जाती है। जब काफ़ी देर तक सरिता अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती तो मधु देखने जाती है और उसे वो लेटर मिलता है। अजीत, मेरी माँ घर छोड़कर चली गई। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी माँ का पूरा ध्यान रखोगे, लेकिन यहाँ मेरी माँ घर छोड़कर चली गई और किसी को फिक्र ही नहीं है। क्या माँ घर पर नहीं है? लेकिन वो घर छोड़कर जाएंगी क्यों? किसी ने माँ से कुछ कहा है क्या? कहना क्या है, या तो प्रेमा दीदी माँ को हर वक्त नीचा ही दिखाती रहती थी। आखिरकार माँ परेशान होकर चली ही गई। अजित भी बहुत परेशान हो जाता है और अपनी सास को ढूंढने लगता है। काफ़ी देर बाद अजित को सरिता एक रेलवे स्टेशन पर मिलती है। अजित सरिता को अपने घर लाता है और कहता है, भाभी, आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मधु की माँ मेरी भी माँ है और मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। और जब एक बहू अपनी पति की माँ की सेवा कर सकती है तो एक दामाद क्यों नहीं?
इसलिए अब आपको मन से या बेमन से मेरी सास को पूरी इज्जत देनी ही होगी, क्योंकि हमें खुशी है कि मेरी सास हमारे साथ रह रही है।